नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक अपील कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि मास्क ही कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है और इसीलिए हमने मुहिम भी शुरू की है #मास्क पहनो इंडिया। एक बार फिर हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क ही बचाव है। और आइए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों के साथ एक बैठक कर सकते हैं, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में बैठकों और बयानों का दौर शुरू हो चुका है। तो ये बैठक होने जा रही है बेहद अहम जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों के साथ एक बैठक कर सकते हैं और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में बैठकों और बयानों का दौर शुरू हो चुका है। बैठकों और बयानों के दौर के इस बीच 24 जून को यह बैठक होगी। 24 जून को पीएम कर सकते हैं बड़ी बैठक, जिसमें जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। अमित पांडे की खबर है कि सभी दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी बैठक कर सकते हैं। और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों के साथ बैठक पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं आपको। कुछ पार्टियों को जो पता लगा है कि संदेश आए हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इसका स्वागत करती है। जब भी कोई ऑफिशियल जानकारी मिलेगी तो पार्टी उसमें विचार करेगी, बैठेगी। तो भारतीय जनता पार्टी को तो जाना ही है। अब किन किन पार्टियों को बुलाया है उसके बारे में अभी मेरी जानकारी नहीं है। इस प्रकार की बातें तो प्रधानमंत्री ने पहले भी कही हैं, संसद में कही हैं कि स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा और समय कब हालात के हिसाब से वही निर्णय ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद का बैठक पर क्या कुछ कहना, आइए आपको सुनवाते हैं। हमें वैसे तो प्रदेश कांग्रेस यूनिट अभी कोई ऐसा इंटीमेशन नहीं है और ना ही हमारे पास कोई डिकोडिंग आई है कि कौन लीडर है जो उसमें बुलाए जा रहे हैं। तो ये अभी मतलब देखने की बात है। बाकी कुल मिलाकर कांग्रेस का मौक़िफ़ हमेशा रहा है, जहां कहीं भी देश में कोई नाराजगी है, कोई कन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक इशू है, कोई दूसरे तीसरे, उसको हमेशा बातचीत डायलॉग से ही रास्ते निकाले जाते हैं। ये हमारा जमहूरी तर्ज अमल रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसी भी लेवल पर हो, वी अप्रिशिएट दिस वे ऑफ डीलिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला जुड़ चुके हैं। रिफत, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है। देखिए गायत्री, जिस तरीके से खबरें गश्त कर रही हैं, बताया जा रहा है कि 24 तारीख को ये बैठक होगी, दिल्ली में होगी। प्राइम मिनिस्टर जो है वो बात करेंगे यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स से। जो ऑल पार्टी मीटिंग बताई जा रही है होगी, उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो सकते हैं, उमर अब्दुल्ला हो सकते हैं, महबूबा मुफ्ती हो सकती है और बाकी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं उनको बुलाया जा सकता है। हालांकि मैंने सुबह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से खुद बात की। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने भी सुना है टेलीविजन पे, लेकिन उनको खुद अभी कोई इन्विटेशन नहीं मिला है और वो अभी इस तरह की खबरें सुन रहे हैं। तो ऐसे में बाकी पार्टीज भी चाहेंगी कि वो जल्द से जल्द जो है वो इस तरीके की अगर प्रक्रिया शुरू हो जाती है वो उसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि हर कोई यहाँ पे चाहता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो। अगर ये मीटिंग होती है और प्राइम मिनिस्टर इनको बुलाते हैं तो स्टेटहुड रेस्टोर करने की जो बात की गई है वो पहले ही होम मिनिस्टर ने अमित शाह ने कहा है कि स्टेटहुड रेस्टोर किया जाएगा जब वक्त आएगा। तो क्या वो वक्त आ गया है, ये अभी जो कह पाना मुश्किल है। ये कहा जा सकता है कि फिंगर्स और क्रॉस्ड। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है उसका यहाँ हर कोई पार्टी जो है वो ये कहेगी, खासतौर से मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज उसकी डिमांड करते आए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि क्या उस पे बात होगी, क्योंकि डीलिमिटेशन अभी मुकम्मल नहीं हुई है। डीलिमिटेशन की रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि जिस तरीके से डीलिमिटेशन कमीशन काम कर रहा है तो उसमें देखना होगा कितनी सीटों की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा समझा जा रहा था कि अब 90 सीट्स होंगी, तो क्या वो प्रोसेस मुकम्मल हुआ, उस पर भी शायद बात होगी। लेकिन अगर ये होता है तो ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी 5 अगस्त 2019 के बाद, जब 370 और 35 से हटाया गया। गायत्री, रिफत बने रही हमारे साथ। पवन शर्मा हमारे साथ जम्मू से हैं और संदीप बोध दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री की बैठक की खबर पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं आपको। ये एक वेलकम स्टेप होना चाहिए। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो अभी तक
अपने आप को बेसहारा समझ रही थी, क्योंकि जब से यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जब से है, लोकतंत्र जो है वो एक हिसाब से यहाँ नहीं है, और जम्मू कश्मीर के लोग इस चीज़ को बहुत सफ़र कर रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अब आगे आए। उनको अब लगा कि 370 को हटा दिया, ये कुछ करने के बाद अब वक्त इनको लग रहा है कि अब माहौल ठीक है आस्था, और अब हम लोगों को आगे की तरफ जाना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम तो इस चीज़ का स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे इलेक्शंस की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करें। पवन, वहां के नेताओं को, क्योंकि कश्मीर के नेता और जम्मू के नेता दोनों के साथ पीएम बैठक कर सकते हैं, इस तरह की जानकारी, जम्मू के नेताओं का क्या कहना है इस बैठक पर? देखिए, इस समय अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति को लेकर, तो जो 24 जून को बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे ऑल पार्टीज के साथ, उसमें कश्मीर केंद्रित पार्टियों का भी नेतृत्व होगा और जम्मू संभाग से पार्टियों को भी बुलाया जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी मांग यही रही है कि 370 को जो हटाया गया है, कुछ पार्टी चाहती हैं कि इसको फिर वापस लिया जाए और जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाए। लेकिन अगर कुल मिलाकर हम बात करते हैं कि जम्मू संभाग की जो पार्टियां हैं, वो कुछ पार्टियां 370 के पक्ष में भी हैं और कुछ जो है वो विपक्ष में हैं। कुछ कहती हैं कि तोड़ना अच्छा हुआ, कुछ कहती हैं नहीं हुआ। लेकिन बैठक के लिए सभी लोग उससे कहें कि आखिर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर। धारा 370 हटने के बाद पहली बार ऑल पार्टीज की बैठक अगर होती है तो उसमें सभी लोगों को अपना मत रखने के लिए वहां पर बात रखने का मौका मिलेगा, और वहां पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के सामने जो अपनी समस्या है पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने की, वो बता सकते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने को लेकर सभी पार्टियां जो है वो मांग कर रही हैं कि जहां पर चुनावी प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन जैसा रिफित कह रहे थे कि डिलिमिटेशन एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया है। कितनी सीट बढ़ेगी, कितनी जो इलाकों में किसको नेतृत्व मिलेगा, उसे लेकर ये कहा जा सकता है कि चुनाव अभी फिलहाल नहीं हो सकते हैं लगभग 1 साल तक, जब तक डिलिमिटेशन की प्रोसेस। ठीक है पवन, आप हमारे साथ बने रहिए। संदीप बोल भी हमारे साथ दिल्ली से। संदीप, आपको वहां से क्या पता चल पा रहा है इस बैठक को लेकर? क्या मायने इस बैठक के और क्या जानकारी मिल पा रही है? किस मुद्दे पर यह बैठक होने जा रही है? देखिए, 2 साल यानी कि धारा 370 हटाने के 2 साल बाद इस तरीके की एक्टिविटी जो है इस वक्त होती नजर आ रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है। और ऐसे में ये बात तो साफ हो रही है कि भारत सरकार की तरफ से जितने भी ऑल पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको कोई ना कोई ऐसी बात जरूर बताई जाएगी जो कि कश्मीर के हित के लिए भारत सरकार ने सोची है। खास बात यह है कि जो हमें जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 16 के आसपास ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं छोटी बड़ी जम्मू कश्मीर में, उनमें से 9 के आसपास पार्टियों को जो है अभी तक इस बारे में जानकारी दे दी गई है, बैठक के बारे में जानकारी दे दी गई है। खुद पीडीपी की जो सुप्रीमो है वो कल एक बड़ी बैठक करने वाली है खुद की पार्टी की, जो कि बताया जा रहा है, और वहीं पर ही ये बात करके तय होगा कि वो बैठक में शामिल होंगी या नहीं होंगी। फिलहाल दिल्ली में भी जो है कश्मीर को लेकर फिलहाल लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल रात भी जो है गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें कि एनएसए भी मौजूद थे और खुद जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर भी यहीं पर ही मौजूद हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो भी बात जो है सरकार की तरफ से कही गई थी कि जैसी स्थितियां ठीक होंगी, सुधरेंगी, तो इसको जो है फिर से इसका स्टेटहुड जो है रिस्टोर किया जाएगा। तो क्या उसी बाबत जो है बात करनी है? डिलिमिटेशन का प्रोसेस, जैसे कि मेरे दोनों सहयोगी कह रहे थे कि अभी चल रहा है, बहुत हद तक हो सकता है कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस खत्म भी हो गया हो, क्या पता उसके बारे में जानकारी दी जा रही हो। क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो बहुत बेहतर हैं, किसी भी तरीके की कोई बड़ी घटनाएं जो हैं वो नहीं हो पा रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो बिल्कुल पूरी तरीके से फिलहाल रिस्टोर हुआ है। साथ ही जो भी नीति जो केंद्र सरकार की थी वो धारा 370 हटने के बाद से जमीन पर दिखने भी लगी है जी। तो एक तरीके से एक भरोसा, एक विश्वास जो वहां के लोगों में भी जागा है। तो हो सकता है कि एक बड़ा कदम उठाते हुए स्टेटहुड की बात है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं उनको जब नजरबंद कर दिया गया था, उसके बाद इन्होंने गुपकर जो है ग्रुप तैयार किया गया था जिनमें सीधे तौर पर सारे पॉलिटिकल पार्टीज थे बड़े वहां पे, और वो सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि हम लोगों को जो है इस 370 को हटाना चाहिए, रिपेल करना चाहिए। लेकिन अब चूंकि देखना होगा कि गृह मंत्रालय ने किस तरीके की एक खाका तैयार किया है जम्मू कश्मीर के लिए, उसके बारे में हो सकता है सभी पॉलिटिकल पार्टी से बात करके चर्चा करके उसके बाद जो है कोई फैसला लिया जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा जब धारा 370 हटाई गई थी तो जितने पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे थी उन लोगों की ये शिकायत थी कि हम लोगों को ऑन बोर्ड नहीं रखा गया था जब इस धारा 370 को हटाया गया था। तो अब ये जरूर कोशिश की जाएगी कि अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाता है जल्दी चुनाव कराए जा सकते हैं या स्टेटहुड वापस दिया जा
सकता है। तो अब वहां की स्टेट की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी भागीदारी भी जो है वो गृह मंत्रालय करा लेना चाहता है, और यही वजह है कि 24 तारीख को जो बैठक बताई जा रही है, खुद प्रधानमंत्री उस बैठक को लेने वाले हैं और बाकायदा कई लोगों को उसकी इन्विटेशन जा भी चुके हैं। और इस बैठक में क्या एजेंडा लेके जाना है, क्या एजेंडा के साथ जो है भारत सरकार के सामने जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज अपना पक्ष रखेंगी, जो हमें जानकारी मिल रही है पीडीपी की तरफ से कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है जिसमें कि ये फैसला लिया जा सकता है कि क्या उस बैठक में शामिल होना, और अगर होना है तो उसमें किस तरीके के एजेंडे के साथ वो जाना चाहते हैं। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास। जरा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के रफी अहमद ने क्या कहा वो सुन लेते हैं। We are waiting for the invitation, but in case we receive it, I think this is a good opportunity for the people and the political parties to participate in the meeting so that you can raise the issues we are facing. According to our demands, according to the desire of the people, I think issues can be raised. रिफत, निमंत्रण तो दिया गया है, लेकिन क्या ये भी बताया गया कि किस मुद्दे पर बात होगी? आप ये तो बता रहे कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से 370 को लेकर स्टेटहुड रिस्टोर किया जाए, उसको लेकर मांग हो रही थी, लेकिन क्या उन्हीं की मांग पर ये बैठक होने जा रही है? और क्या निमंत्रण जो भेजा गया है इन सभी नेताओं को, क्या उसमें कहीं जिक्र है मुद्दे का कि किस बात को लेकर ये बैठक होगी? देखिए, अभी ये कह पाना मुश्किल है कि किन चीज़ों पे बात होगी, लेकिन जिस तरीके से पवन बता रहे थे कि काफ़ी पार्टीज ऐसा चाहती हैं कि 370 जो है और 35 से जो है उसको रिस्टोर किया जाए, जो अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि बीजेपी कर पाएगी क्योंकि 370 हटाया गया। लेकिन जिस तरीके से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस गृह मंत्री ने कहा है कि 370 के ये जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर किया जाएगा, लेकिन क्या इसलिए किया जा रहा है कि इलेक्शंस हों, क्या यहाँ ही एज यूटी इलेक्शंस किए जाएंगे, ये अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगर स्टेटहुड रिस्टोर होता है तो शायद उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो सकता है, लेकिन उसके लिए जैसा मैंने पहले कहा कि डिलिमिटेशन का एक प्रोसेस शुरू हुआ है, कुछ सीटें बढ़ाने की बात की गई है। अब देखना होगा कि ये समझा जा रहा था कि वो सीटें जो है जम्मू सूबे में बढ़ाई जाएंगी। हालांकि यहाँ की जो पार्टियां हैं, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, उनका ये कहना है कि जम्मू में बीजेपी अपनी साख्त बढ़ाने के लिए ये कर रही है। ये एक अटेम्प्ट ऐसा है कि यहाँ जो सीटें ज्यादा थी ताकि वहाँ जो है ये कहा जा सकता है कि पावर हाउस जम्मू में रहे, क्योंकि अगर वहाँ पे सीटें बढ़ाई जा सकती हैं तो उसके बाद जो है बीजेपी को एक चांस मिल सकता है कुछ और सीटें जीतने का, क्योंकि बीजेपी की प्रेजेंस ज्यादा कश्मीर में नहीं है, ज्यादा जम्मू में है। पिछली बार 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी पिछले इलेक्शंस में। तो क्या ये एक अटेम्प्ट है डिलिमिटेशन बीजेपी का कि ज्यादा वो वहाँ पे सीटें हासिल करें? इस तरीके के इल्जामात भी लगे हैं बीजेपी के कि वो डिलिमिटेशन इसलिए कराना चाहती है ताकि सीटें बढ़ें और वहां पे वो जो है अपना चीफ मिनिस्टर पोस्ट जो है वो क्लेम कर सके। लेकिन जब तक वो प्रोसेस नहीं होता है तब तक शायद इलेक्शंस नहीं होंगे। क्या स्टेटहुड रिस्टोर होगा? क्योंकि लगातार डिमांड की जा रही थी और पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इवन उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि वो एज यूटी कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हो सकता है कि अगर स्टेटहुड रिस्टोर होता है तो वो भी इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि 370 और 35 को रिस्टोर करना शायद ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है, जो एक हकीकत है कि बीजेपी का ये एजेंडा था। और ये मैनिफेस्टो में भी था, इस पर चुनाव भी लड़ा गया था और संसद से इसको पास किया गया कि इसको हटा दिया जाए। पवन, आप कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे नेता तो यही चाहते हैं और पिछले दिनों बयान भी लगातार हमने देखे, लेकिन इस पर संभावना बहुत ना के बराबर दिखाई देती है। ऐसे में वहां के जो नेता है, क्या उनकी मांग है कि इस मुद्दे पर बातचीत हो 24 तारीख को? देखिए, जिस तरह से रिफत भी बता रहे थे कि जो धारा 370 और 35 को हटाने की बात है, उसमें कतई कोई शक नहीं है कि उसको वापस करना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि जितनी मांगे पार्टीज की हैं उसको वो दरकिनार किया जा सकता है, लेकिन अभी जो बैठक है उसके लिए कौन कौन सी पार्टी ही जा रही है, उसको क्या क्या बताया गया है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि किस मुद्दे को लेकर बैठक होगी। लेकिन ये साफ है कि 2019 के बाद जो हालात अभी बने हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर हालात अच्छे हैं जम्मू कश्मीर के भीतर। एलओसी के ऊपर शांति है, सीज फायर हो चुका है, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलाबारी नहीं है, मिलिटेंट की जो घटनाएं हैं कश्मीर में हो रही हैं, लेकिन जम्मू प्रांत के भीतर शांति है। तो ये एक मौका है सभी पार्टीज को इकट्ठे करके। पीएम जी बताना चाहते हैं कि 370 हटाने के बाद हमने वहां पर जो शांति है वो वापस लाई है और इस समय एलओसी भी शांत है, कश्मीर भी शांत है। इक्का दुक्का घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, कैसे फैसले होंगे उसे लेकर अभी किसी को भी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो भी फैसले होंगे वो जम्मू कश्मीर के हित में होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि अकेले ऐसे फैसले लिए
लिए जाए जो लोगों के हित में है। तभी सभी पार्टीज को बुलाया जा रहा है कि आप भी आइए, आप भी अपनी मांग रखिए, आप भी बताइए क्या चाहते हैं। हालांकि स्टेटहुड को वापस करना ये प्रोसेस अलग है, क्योंकि डिलिमिटेशन अभी भी चल रहा है, चुनाव भी नहीं हो सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को एक उम्मीद है कि कुछ बड़े फैसले राज्य के लिए हो सकते हैं, यूटी के लिए हो सकते हैं, जो यहाँ के लोगों को राहत दे सकते हैं। उसे लेकर सभी पार्टियों को बुलाया जा रहा है, क्योंकि जम्मू संभाग के भीतर पैंथर पार्टी है, शिवसेना के जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये लोग अपनी मांग रखने के लिए उतारू हैं कि हम भी वहाँ पर अपना रखें, पक्ष रखें कि जम्मू के लोग क्या चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आइडियोलॉजी है वो एक अलग तरीके से है, कांग्रेस की एक अलग तरीके से है, क्योंकि संभाग के हिसाब से जहाँ के नेता जो हैं वो अपनी मांग को बदलते रहते हैं। तो यही कारण है कि सब लोगों को एक मंच पर बुलाया जा रहा है ताकि जम्मू संभाग और कश्मीर। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या निमंत्रण में ये जिक्र किया गया है कि किस मुद्दे पर बात होगी, क्योंकि अगर नेताओं को बुलाया जाता है, उनकी मांग को लेकर अगर बातचीत का कहीं कोई रास्ता दिखाई देता केंद्र सरकार को, तो फिर उनको बताया जाता कि आप इस मुद्दे पर अपना पक्ष तैयार करके आइए और उस पर बातचीत कीजिए। अगर निमंत्रण में जिक्र नहीं किया गया है तो क्या ये माना जाए, जैसे कि पवन कह रहे हैं कि कुछ बड़े फैसले, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब जो हालात हैं वो बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के लिए कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं और उसका रोड मैप, उसका खाका क्या होगा, वो जम्मू कश्मीर के नेताओं के सामने रखा जा सकता है उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए? गायत्री, जब किसी भी तरीके की ऐसी बैठक बुलाई जाती है तो जाहिर सी बात है कि एजेंडा जरूर सेट किया जाता है, तय किया जाता है कि क्या मुद्दे हो सकते हैं बातचीत के। लेकिन चूंकि अभी तक जो हमारी जानकारी है, मुद्दों के बारे में किसी भी तरीके का खुलासा जो है, जिनको भी ये निमंत्रण मिला है उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा, लेकिन वो अपना ग्राउंड जो वर्क है वो पूरा करके जाना चाहते हैं। क्योंकि 2 साल बाद, धारा 370 हटने के तकरीबन 2 साल बाद जो है इस तरीके की एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा रही है, जिसमें कि वहां के सारे पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। वो लोग पिछले 2 साल में उन्होंने ग्राउंड में क्या देखा, किस तरीके की चीजें और उनकी डिमांड क्या है। क्योंकि एक इतने बड़े प्रदेश को बहुत दिनों तक एक यूटी बनाकर रख पाना जो है वो भी संभव नहीं होता है, और ऐसे में वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी भागीदारी को भी जो है सुनिश्चित किया जाना चाहिए एक फेयर जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें। तो उसी के मद्देनजर जो है, जैसा वादा जो है भारत सरकार की तरफ से संसद में किया गया था कि स्टेटहुड वापस होगा, उसी के तहत जो है बताया जा रहा है कि ये एक कदम के तौर पर है। लेकिन अभी तक एजेंडा ये साफ नहीं हो पाया है कि एजेंडा क्या होगा। लेकिन इतना तो तय है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिनको भी न्योता दिया गया है, अब वो अपनी मांगे, अपनी डिमांड लेकर, और आप क्या चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, वो जो है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के सामने रख सकेंगे। और ये भी हो सकता है कि जो भी प्रधानमंत्री या पूरे जो गृह मंत्रालय ने सुरक्षा हालातों को देखते हुए और जो मौजूदा स्थिति है ग्राउंड की उसको देखते हुए, उन्होंने भी कोई एक रोड मैप जरूर तैयार किया होगा। तो उसी रोड मैप के जरिए जो है वो वहां के पॉलिटिकल पार्टीज को ये बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का फ्यूचर किस तरीके से आगे बढ़ेगा और उनपे उनकी कितनी जो है जिम्मेदारी होगी साथ बढ़ाने के। तो एक बड़े फैसले की तरफ जो है इसको देखा जा रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है इसको माना जा रहा है, क्योंकि गुपकर अलायंस के बाद से जो है लगातार वहां की जो पार्टीज हैं जो एक साथ आकर जो है धारा 370 35A को जो है रिस्टोर करने की बात कर रही थी। लेकिन भारत सरकार ने ये साफ कर दिया था कि ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसे में अब उनके पास भी अब वो जिद छोड़ के जो है एक कहीं ना कहीं बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश जरूर की जाएगी, क्योंकि वहां का जो पॉलिटिकल डिस्पेंशन है, जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी जमीन जो है वो इस वक्त जो है बिल्कुल खो चुकी है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकली एक्टिवनेस जो है बहुत ज्यादा एक्टिविटीज ज्यादा नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में डिलिमिटेशन का अगर प्रोसेस खत्म हो चुका है तो हो सकता है कि इसके बारे में भी जानकारी दी जा सकती है। ये भी हो सकता है कि कब इसको स्टेटहुड दिया जाएगा, किस तरीके की सिचुएशन स्थिति के बाद जो स्टेटहुड दिया जाएगा। भारत सरकार ने 370 हटाया तो एकदम से हटा दिया था, किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगी थी। लेकिन अब चूंकि डेवलपमेंट की बात है, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने की बात है, तो भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि वहां की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका साथ उनको मिले, उनके साथ वो जनता तक जाए और जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए कोई बड़े फैसले ले सके। रिवत, क्या इससे पहले नेताओं की तरफ से भी केंद्र से मांग की गई थी कि हाँ, एक मंच होना चाहिए जहां पर वो अपनी बात रख सके केंद्र सरकार के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, या एकाएक ही निमंत्रण दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से? देखिए गायत्री, कुछ दिन पहले ही गुपकार जो अलायंस है उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें फारूक अब्दुल्ला भी थे और साथ ही महबूबा मुफ्ती थी। महबूबा मुफ्ती की रेजिडेंस पे वो मीटिंग हुई और उसमें बाकी पार्टी, सजाद लोन को छोड़ के जो बाकी लीडर्स थे उन्होंने शिरकत की। लेकिन मांग उनकी यही है, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार मांग करी या PDP की 370 और 35A को बहाल किया जाए और पुरानी जो पोजीशन थी उसको रिस्टोर किया जाए। लेकिन चूंकि पहले ही
रिवत रोकेंगे आपको क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है भारत पाक एनएसए पर। इस वक्त की बड़ी खबर है कि तजाकिस्तान में आमने सामने होंगे भारत पाक एनएसए। अगले हफ्ते तजाकिस्तान में एससीओ की बैठक होनी है जिसमें भारत पाक के एनएसए आमने सामने होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त भारत पाक का को लेकर मिल रही है। अगले हफ्ते दरअसल बताया जा रहा है कि एससीओ की बैठक होगी। न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू की यह खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भारत पाक एनएसए पर। इस वक्त की बड़ी खबर, तजाकिस्तान में आमने सामने होंगे भारत पाक एनएसए। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आपको बता दें कि 23 और 24 को एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट होने वाला है जिसमें एनएसए शामिल होंगे। एससीओ देशों में चीन, रशिया, भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी सदस्य देश हैं। तो इन तमाम देशों के एनएसए एक ही मंच पर आमने सामने होंगे। तो 23 और 24 जून को ये बैठक होने वाली है दुशानबे, जो कि तजिकिस्तान में है। और बताया जा रहा है कि इसमें दोनों जो एनएसए हैं वो फिजिकली यानी कि खुद वहां जाकर मौजूद रहेंगे। वर्चुअली बैठक नहीं होगी, फिजिकली मीटिंग होने वाली है। लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि बावजूद इसके कि दोनों एनएसए एक ही मंच पर होंगे, एक ही छत के नीचे होंगे। लेकिन द्विपक्षीय मुलाकात को लेकर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन एक अहम बात ये भी है, ये मुलाकात तब होने जा रही है, ये बैठक तब होने जा रही है एससीओ की जबकि अगले ही दिन यानी 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीरी नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हालांकि उसके लिए एनएसए तो दिल्ली में ही मौजूद होंगे 24 जून को, लेकिन उससे पहले वो दुशानबे का दौरा करेंगे इस बैठक में शामिल होने के लिए। तो फिर इस बैठक से ये जो आमने सामने होंगे भारत एनएसए, इसको लेकर क्या संकेत, क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, ये एक मल्टीलैटरल मीटिंग है जहां पर दोनों सदस्य देश हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। हालांकि इसके अलावा रूस और चीन के एनएसए भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको याद दिला दें, इससे पहले विदेश मंत्री भी दुशानबे में बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि वहां पर वो गए थे लेकिन उनकी बायलैटरल मुलाकात पाकिस्तान के काउंटर पार्ट के साथ नहीं हुई थी। लेकिन ये एक और मंच है जहां पर भारत और पाकिस्तान के आला अधिकारी आमने सामने होंगे, एनएसए आमने सामने होंगे। लेकिन द्विपक्षीय मुलाकात होती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक अहम बात ये भी है कि टाइमिंग जो इसकी है वो ठीक उससे एक दिन पहले है जबकि पीएम मोदी ने कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की मीटिंग बुलाई है 24 जून को दिल्ली में, जिसमें एनएसए भी मौजूद रहने वाले हैं। ठीक उससे पहले वो उस मीटिंग में शामिल होंगे एनएसए, जहां पर पाकिस्तान के एनएसए भी मौजूद होंगे। हालांकि माना जाता रहा है कि पाकिस्तान लगातार कश्मीर को लेकर बयानबाजी करता रहा है, तो ऐसे में द्विपक्षीय मुलाकात के आसार बहुत कम है। लेकिन इसको फिलहाल कंफर्म नहीं किया जा रहा। जी, कंफर्म नहीं किया लेकिन आसार बहुत कम है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमें जानकारी देते, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीएससीओ की बैठक होनी है 23 और 24 जून को। भारत पाक के एनएसए भी आमने सामने होंगे। लेकिन टाइमिंग को लेकर के जिस तरीके से 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं को बुलाया है और इस सब के बीच एससीओ की बैठक में भारत पाक के एनएसए आमने सामने होंगे, इसको लेकर यह जानकारी, हालांकि कंफर्मेशन नहीं है कि दोनों के बीच कोई बातचीत होगी कि नहीं। और इस बीच आपको बता दें, गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई और वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को किया है गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उम्मेद पहलवान को दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उम्मेद का मोबाइल भी बरामद किया और उसकी जांच कराई जा रही है। उम्मेद पहलवान पर वीडियो के जरिए नफरत फैलाने और सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। पुलिस ने गाजियाबाद से पौनी उर्फ गुलशन को गिरफ्तार किया है। गुलशन पर बुजुर्ग की पिटाई का आरोप है। हाल ही में गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था और इस वीडियो में कुछ लोग बुजुर्ग को एक कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दिए थे। तो बुजुर्ग की पिटाई का ये पूरा मामला, वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आपको जानकारी दे दें कि पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उम्मेद पहलवान को दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की तरफ से उम्मेद का मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। जांच हो रही है उसकी, क्राइम ब्रांच की तरफ से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और आपको यह भी बता दें कि उम्मेद पहलवान पर वीडियो के जरिए नफरत फैलाने और सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। तो दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है उम्मेद पहलवान की। अजीत सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच की तरफ से क्या जानकारी? और हाँ, देखिए, बिल्कुल क्राइम ब्रांच के तरफ से सीधे तौर पर कहा गया, ये दिल्ली में स्विफ्ट कार से जा रहे थे, जिसके बाद दिल्ली से गाजियाबाद तरफ भाग रहे थे, जहां पर क्राइम ब्रांच ने उम्मेद को गिरफ्तार कर लिया है। और जो
गाड़ी बरामद हुई, कहा जा रहा है कि वो उमेद के भाई के नाम है। लेकिन उमेद की गिरफ्तारी से गायत्री कम से कम ये साफ हो चुका है कि जो घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, जिसके वीडियो की जांच उत्तर प्रदेश सरकार फॉरेंसिक जांच कराने की बात कर रही है, तो कई नाम और सामने आएंगे। हालांकि अब उसे उमेद को 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना होगा और जो क्राइम ब्रांच और गाजियाबाद पुलिस उसे रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी कई तथ्य जो है वो सामने आने बाकी हैं। जिस तरह सरकार के मंत्री, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा था कि अभी कई सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं जो बेनकाब होंगे, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है ऐसी साजिशें होंगी। मुजफ्फरनगर कराना जैसी साजिशें ना हो। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, जो सरकार इस बात का दावा कर रही है। एडीजी ने साफ तौर पर कहा था कि गायत्री, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है, क्योंकि ट्विटर और फेसबुक जैसे जो बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये लोग पहले अनुरोध करने पर ट्विटर अकाउंट को या संबंधित अकाउंट को ब्लॉक कर देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद पहला एफआईआर गाजियाबाद में लिखा गया। तो उमेद की गिरफ्तारी सहित 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है गायत्री। इस पूरे मसले में आगे विवेचना जारी है और खुद क्राइम ब्रांच का यह कहना है कि अभी विवेचना के दायरे को बढ़ाया जाएगा और जो भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे उमेद पहलवान के पीछे होंगे या उस वीडियो के पीछे साजिश का हिस्सा होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। गाजियाबाद के एसएसपी अमित पाठक ने क्या कहा इस मामले पर, जरा वो सुन लेते हैं। लोनी बुजुर्ग की पिटाई के मामले में गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उमेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए गाजियाबाद के एसएसपी हैं। सर, कहां से उमेद की गिरफ्तारी हुई, किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी हुई और क्या कुछ बरामदगी हुई है उसके पास से? अभी देखिए, अभी बरामदगी की हम नहीं टिप्पणी करेंगे। अरेस्टिंग एलएनजेपी हॉस्पिटल के पास से दिल्ली में क्राइम ब्रांच और गाजियाबाद पुलिस द्वारा कर ली गई है। एक्यूज्ड को गाजियाबाद लाया जा रहा है और लाने के बाद जो इस केस से संबंधित कई पहलू हैं उस पर इनसे बातचीत की जानी है और जो बातचीत के बाद जो डिटेल्स आएगी हम आपसे शेयर कर लेंगे। साथ ही साथ यदि इसमें किसी और व्यक्ति की संलिप्तता, कोई नया नाम आएगा तो उसके खिलाफ भी हम आगे कार्रवाई की तैयारी करेंगे। सर, उमेद पर किस तरह के आरोप थे? मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। एक वीडियो फेसबुक लाइव करा उसने बुजुर्ग के साथ और उसके बाद लगातार वो अपने ठिकाने बदल रहा था। जी, जो मूल घटना मारपीट की हुई और उसके पीछे का जो कारण था उसको छिपाते हुए एक नया कारण देते हुए, नया रूप देते हुए सांप्रदायिक सौहार्द पर जो बिगाड़ने का प्रयास किया गया, ये मुख्य आरोप है। छेड़छाड़ करके चीज़ों के साथ एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया, जो गलत था, जो फैक्चुअली अनवेरीफाइड था, सही नहीं पाया गया जांच में, उसके द्वारा इलाके में अस्थिरता और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का इनके ऊपर मुख्य आरोप है। अजीत, यानी यही मास्टरमाइंड, और कितनी गिरफ्तारियां इस मामले में? देखिए, टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है गायत्री, और अभी जो जितने एफआईआर जिन लोगों के नाम नामजद थे उनकी अरेस्टिंग हो गई उमेद पहलवान सहित। लेकिन अभी भी क्योंकि विवेचना का दायरा, मैंने पहले भी आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश का जो गृह विभाग है एसीएस होम है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर 19 अवस्थी ने कहा है कि विवेचना के दायरे को बढ़ाया जाएगा। किन किन लोगों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ाया, फेसबुक या व्हाट्सएप पर आगे बढ़ाया, उन लोगों की मंशा क्या थी, सब की जांच होगी, क्योंकि जांच एजेंसियां इस बात को लेकर इंश्योर हो जाना चाहती कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे बहुत सारे वीडियो, ऐसे बहुत सारे मामले होंगे जिनको लेकर सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए धार्मिक उन्माद, उसे मजहबी रंग देना या आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी। उसकी तैयारी उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है और मुख्यमंत्री की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और ऐसे लोगों पर एनएसए और गैंगस्टर की कार्रवाई की बात भी सीएम ने कही है। गायत्री, शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए।